दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर उपस्थित हैं फिर से आपके सामने जो हमारी श्रृंखला चल रही थी भौतिक विज्ञान की रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों में बार बार पूछे हुए प्रश्न हैं। तो यह क्लास आने वाले एग्ज़ाम के लिए या आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि पिछले वर्षों के प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो आज की क्लास नंबर हमारी 22 है और अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो प्लीज़ वह चैनल पर जा सकता है और चैनल पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप वहाँ सारी क्लासें एक साथ में देख सकते हैं और उसके साथ में हिस्ट्री और ज्योग्राफी की भी और पॉलिटी की भी, यूपीएसएसएल की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप सभी क्लासों का आनंद ले सकते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं, और इस क्लास को स्किप मत करें और अंत तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि यह क्लास बहुत ही मददगार साबित होगी। तो कौन से क्वेश्चन आज हम देखेंगे? नाभिकीय भौतिकी से जो बी लोकप्रिय श्रेणी ऑफलाइन परीक्षा 2001 से 2014 तक वस्तुनिष्ठ प्रारूप में हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, जिसमें हम व्याख्या सहित इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए कैलोरी में, बी केल्विन में, सी जूल में, डी अर्ग में। तो खाद्य ऊर्जा को किस में मापते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कैलोरी में। अगला प्रश्न, या इससे पहले हम प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या देखते चलते हैं, ताकि हम अन्य क्वेश्चनों जो इससे अन्य क्वेश्चन बने उन पर भी आराम से उसका उत्तर निकाल सकें। दिया है, खाद्य ऊर्जा यानी कि फूड एनर्जी को कैलोरी में एसआई मात्रक में, तापमान को केल्विन में, कार्य तथा ऊर्जा को जूल तथा ऊर्जा को अर्ग इकाई के रूप में मापा जाता है। यहाँ पर कहने का मतलब है, खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं एसआई मात्रक में, तापमान को केल्विन में मापते हैं, कार्य तथा ऊर्जा को जूल में, और ऊर्जा को अर्ग इकाई के रूप में भी मापा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है, तो चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमको एक उत्तर बताना है कि पिंड की स्पीड दोगुनी हो जाए तो क्या होगा। ए उसका त्वरण दोगुना हो जाता है, बी उसका संवेग दोगुना हो जाता है, सी उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, डी उसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर निकाला जाए यदि, तो दिया है, जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, या इसकी व्याख्या को देखेंगे पहले। जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग भी दोगुना हो जाता है। अगला प्रश्न दिया है, वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो वायु में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है उसका क्या नाम है? जैसे कि यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है उसका नाम है नाइट्रोजन। कितने परसेंट पाई जाती है? 78%। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन यानी कि N2 78% होती है, और 21% ऑक्सीजन तथा शेष 1% में कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन तथा जलवाष्प, यानी कि इतनी गैसें सभी 1% में आने वाली कौन कौन सी गैसें हैं? कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन तथा जलवाष्प। यह 4-5 गैसें 1% में मात्रा आती हैं। 78% नाइट्रोजन हो गई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश कितने मिनट धरती तक पहुंचने में लेता है? यानी कि सूर्य का प्रकाश कितने मिनट या कितने सेकंड धरती पर पहुंचने में समय लेता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन के अनुसार देखें, ए 8.3 मिनट, बी 7.3 मिनट, सी 9.4 मिनट, डी 5 मिनट से कम। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पता होगा कि सूर्य का प्रकाश धरती पर आने के लिए या धरती पर आने में कितना समय लेता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 8.3 मिनट, यानी कि 8 मिनट 30 सेकेंड या 8 मिनट, कहीं पर 8 मिनट 20 सेकेंड दिया गया हो, वह भी ऑप्शन लगा सकते हैं। या अगर सिर्फ सेकेंड में कहीं पर हो तो आप सिर्फ 500 सेकेंड भी लगा सकते हैं, यानी कि 8 मिनट के जो आसपास का हो, 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड के भीतर का जो ऑप्शन सटीक मिले वही आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। सूर्य का प्रकाश करीब 500 सेकेंड में धरती पर पहुंचता है, अतः यह 8.3 मिनट यानी कि 8 मिनट 30 सेकेंड होगा। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब किसी भारी नाभिक के टूटने से 2 नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस क्रिया को कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहेंगे? ए इलेक्ट्रोलाइटिस लाइसिस, बी नाभिकीय विखंडन, सी नाभिकीय संलयन, डी आयनीकरण। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। जब किसी भारी नाभिक के टूटने से 2 छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगला प्रश्न या इसकी व्याख्या। जब किसी भारी नाभिक के टूटने से 2 नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगला प्रश्न, सौर सेल परिवर्तित करती है, क्या परिवर्तित करती है? ए प्रकाश ऊर्जा को ऊर्जा में, बी सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, सी सौर ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, डी सौर ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि प्रकाश सौर सेल परिवर्तित करती है। क्या परिवर्तित करती है? सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को। सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। सौर सेल के निर्माण में सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम तथा सेलेनियम जैसे तत्वों का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व हैं उनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी लोहा, डी सिलिकॉन। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि क्या हो जाएगा। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व
हाइड्रोजन है, सूर्य गैस का गोला है जिसमें लगभग 74% हाइड्रोजन, 24% हीलियम एवं 2% अन्य तत्व पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर देखा जाए, 4 ऑप्शनों में से क्या हो जाएगा? ए इलेक्ट्रॉन, बी न्यूट्रॉन, सी पॉजिट्रॉन, डी प्रोटॉन। तो ट्रिगर क्या है नाभिकीय विखंडन में? तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा न्यूट्रॉन। बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को, समझते हैं न्यूट्रॉन के बारे में और या नाभिकीय संलयन के बारे में। नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन ट्रिगर के रूप में कार्य करते हैं जिनके आघात से कृत्रिम रेडियोएक्टिव विखंडन की प्रक्रिया शुरू होती है। न्यूट्रॉन जब यूरेनियम 35 जब से टकराता है तो वह उसके द्वारा आवेशित कर लिया जाता है तथा यूरेनियम 236 में बदल जाता है, जो अस्थायी होने के कारण तुरंत 2 खंडों में टूटकर न्यूट्रॉन व ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु साधारणतः किस ईंधन का प्रयोग होता है? न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए साधारणतः किस ईंधन का प्रयोग होता है? ए कोयला, बी हीलियम, सी भारी पानी, डी यूरेनियम 235। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु साधारणतः किस ईंधन का प्रयोग होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी यूरेनियम 235 का। देखते हैं इसकी व्याख्या को। यहाँ पर दिया गया है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। जब यूरेनियम परमाणु पर न्यूट्रॉन की वर्षा की जाती है तो इसका नाभिक बेरियम और क्रिप्टॉन के नाभिकों में टूट जाता है और साथ ही ऊष्मा मुक्त होती है। यानी कि जैसा कि यहाँ पर समीकरण दिया गया है, आप देख सकते हैं, मुक्त की गई ऊष्मा द्रव्यमान छत पर E बराबर mc² के अनुसार निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सोलर सिस्टम को किसने खोजा? तो सोलर सिस्टम को 4 ऑप्शनों में से देखना है हमको। ए कापरनिकस, बी केपलर, सी आर्यभट्ट, डी न्यूटन। तो सोलर सिस्टम को जिसने खोजा था वह वैज्ञानिक है ए कापरनिकस। देखते हैं इसकी व्याख्या को। सोलर सिस्टम की खोज कापरनिकस ने की। सोलर सिस्टम सूर्य ग्रहों तथा उपग्रहों का समूह है। सूर्य को विश्व के केंद्र में घोषित करने का श्रेय इसी खगोल शास्त्री को प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं कहाँ पर? ए हाइड्रोजन में, बी सीसा में, सी पारा में, डी क्रिप्टॉन में। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा बी सीसा में। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित होते हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है, सभी भारी रेडियोएक्टिव तत्व अंतिम रूप से सीसा यानी कि 82 Pb 208 में परिवर्तित होते हैं।
क्योंकि शीशे का नाभिक स्थायी होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर एक तरफ तत्व दिए गए हैं और एक तरफ उनके खोजकर्ता या वैज्ञानिक का नाम, और इनको हमको कोड के माध्यम से यहाँ पर बताना है। तो देखते हैं, मिलाते हैं। यहाँ पर यदि मिलाया जाए तो सबसे पहले हम क्या मिलाएंगे, पीरियाडिक टेबल किसने दी थी, तो पीरियाडिक टेबल हो जाएगा हमारा मेंडलीव की आवर्त सारणी। रेडियम की बात करें तो रेडियम हो जाएगा हमारा मैडम क्यूरी ने, और क्वांटम सिद्धांत की बात करें तो हो जाएगा मैक्स प्लांक, और एक्स किरणों की बात की जाए तो हो जाएगा WC रोएंटजन। तो यहाँ पर इस प्रकार इसका सही उत्तर देखा जाए तो कोट के माध्यम से, तो इसका उत्तर हम देखते हैं कोट में क्या आएगा हमारा। ए में 1 था, और ए में 3 था, बी का 2 था, सी का 4 था और डी का 1। तो यहाँ पर हमारा यह इस प्रकार मिल जाएगा सी वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर एक बार इसके सही मिलान को या व्याख्या को। रेडियम मैडम क्यूरी, पीरियाडिक टेबल मेंडलीव, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक, एक्स किरणें WC रोएंटजन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं की पृथकता की दूरी को कहते हैं। ए आयतन, बी लंबाई, सी चौड़ाई, डी क्षेत्रफल। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा बी लंबाई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नाभिक का आकार है। तो नाभिक का आकार क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देखते हैं। ए 10⁻⁻10 मीटर, बी 10⁻⁻9 मीटर, सी 10⁻⁻5 मीटर, डी 10⁻⁻15 मीटर। तो यहाँ पर चारों ऑप्शनों में से नाभिक का आकार कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी 10⁻⁻15 मीटर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है। तो डायनामाइट बनाने में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से हमको सही उत्तर चूज करना है। नंबर ए है नाइट्रोग्लिसरीन, बी ओलिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल, डी मैलाइक अम्ल। तो डायनामाइट के लिए जिस तत्व का उपयोग किया जाता है या द्रव का प्रयोग किया जाता है वह है हमारा ए नाइट्रोग्लिसरीन। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को एक बार। दिया है, डायनामाइट एक विस्फोटक है। इसके निर्माण में ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन यानी कि TNG का उपयोग किया जाता है। इसकी खोज 1863 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। यह एक रंगहीन द्रव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। तो रेडियोधर्मिता की खोज ए हेनरी बैकुरेल ने, बी सत्येंद्रनाथ बोस ने, सी जोन्स जैकब बर्जेलियस ने, डी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए हेनरी बैकुरेल ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को।
दिया है रेडियोधर्मिता की खोज 1896 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेक्युरेल ने की थी। बेक्युरेल ने पाया कि यूरेनियम तथा यूरेनियम लवणों से कुछ अदृश्य विकिरण स्वतः उत्सर्जित होते रहते हैं। इन विकिरणों को रेडियोएक्टिव किरणों या बेक्युरेल के नाम पर बेक्युरेल किरणें कहा गया तथा पदार्थों को इस गुण को रेडियोएक्टिवता कहा गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी की इकाई की बात करें, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रेडियो सक्रियता की, बी प्रकाश की तीव्रता, सी खगोलीय दूरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए रेडियो सक्रियता क्यूरी की इकाई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या पर नज़र डालेंगे एक बार। रेडियो सक्रियता के क्षेत्र में क्यूरी दंपत्ति के योगदान को देखते हुए उनके सम्मान में रेडियो सक्रियता की इकाई को क्यूरी नाम दिया गया। रॉबर्ट पियरे क्यूरी, उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने एक रेडियोएक्टिव तत्व रेडियम की खोज की, जिसको उन्होंने पिच ब्लेंडी नामक यूरेनियम के खनिज से प्राप्त किया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है। ए दृश्य प्रकाश के रूप में, बी अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में, सी एक्स किरण के रूप में, डी गामा किरण के रूप में। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है। तो किससे करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त ऊर्जा में पराबैंगनी विकिरण, दृश्य प्रकाश तथा अवरक्त विकिरण उपस्थित रहते हैं। सौर ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव के लिए केवल अवरक्त विकिरण ही अधिक उत्तरदायी है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सत्य है? तो यहाँ पर सत्य प्रश्न की हमको पहचान करनी है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 गलत दिए हैं और एक आंसर सत्य है। तो देखते हैं। पहला, संलयन एवं विखंडन दोनों में समान ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो पहला तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि संलयन और विखंडन दोनों में समान ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होती है। अगला देखते हैं बी वाला, संलयन में प्रति इकाई द्रव्यमान में उत्सर्जित ऊर्जा विखंडन में प्रति इकाई द्रव्यमान में उत्सर्जित ऊर्जा से अधिक होती है। तो यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कहीं अगला और तो सही नहीं। सी वाला ऑप्शन है, विखंडन में प्रति परमाणु उत्सर्जित ऊर्जा संलयन में उत्सर्जित ऊर्जा से अधिक होती है। तो यह तो गलत है। अगला डी दिया गया है, विखंडन में प्रति इकाई द्रव्यमान की उत्सर्जित ऊर्जा संलयन में प्रति इकाई द्रव्यमान की उत्सर्जित ऊर्जा से अधिक होता है। तो यह भी हमारा बिल्कुल गलत है, यानी कि हमारा उत्तर निकल कर आ गया है बी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न से पहले इसकी व्याख्या को। संलयन में प्रति इकाई द्रव्यमान में उत्सर्जित ऊर्जा विखंडन में प्रति इकाई द्रव्यमान में उत्सर्जित ऊर्जा से अधिक होती है। सौर ऊर्जा का कारण संलयन ही है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है।
ए यूरेनियम, बी थोरियम। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि यूरेनियम का भंडार भारत में सर्वाधिक मात्रा में नहीं पाया जाता है, तो यह हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाए। लेकिन यह दक्षिण भारत में समुद्री तट के किनारे थोरियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं भारत में। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ हमारे 2 ही ऑप्शन थे और देखते हैं यहाँ पर इसकी हम व्याख्या को। भारत में थोरियम के विशाल भंडार पाए गए हैं। यह केरल तथा तमिलनाडु की समुद्र तटीय बालू में बहुतायत में है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, सूर्य की रेडिएंट ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी कंबसन, डी कॉस्मिक रेडिएशन, ई रेडियोधर्मी धातु। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि सूर्य की रेडिएंट ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नाभिकीय संलयन से। जो हमें सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है उसमें नाभिकीय संलयन होता है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया गया है, सूर्य की रेडिएंट ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु के हीलियम परमाणु में संलयन से प्राप्त होती है, जिसे निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि 1H2 प्लस 1H2 बराबर इसका संलयन हुआ तो निकल कर आ जाएगा 2He4 प्लस ऊर्जा, यानी कि हीलियम 4 प्लस 2 हीलियम 4 प्लस ऊर्जा। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इनमें से किसका उपयोग होता है? तो इन 4 ऑप्शन में से मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ए भारी जल, बी ग्रेफाइट, सी बेरिलियम, डी सभी। तो ग्रेफाइट, बेरिलियम, भारी जल, इन तीनों या चारों ऑप्शनों में से कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा डी, यानी कि मंदक के रूप में जो कार्य करते हैं भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम, इन तीनों का मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। रिएक्टर में परमाणु अपक्रिया को सामान्य रूप से संचालित करने के लिए मंदक का प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में भारी जल यानी कि D2O, ग्रेफाइट तथा बेरिलियम की छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 3 प्रकारों में रेडियो सक्रिय अवयवों द्वारा संक्रमित विकिरणों में कौन सी एक्स किरणों की तुल्य है किंतु कम तरंग दैर्ध्य की है? तो यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए अल्फा विकिरण, बी बीटा विकिरण, सी गामा विकिरण, डी तीनों में से कोई सही नहीं है। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी गामा विकिरण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। वेधन क्षमता की दृष्टि से गामा किरणें एक्स किरणों के तुल्य हैं, लेकिन गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य एक्स किरणों की तुलना में कम होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है। ए अल्फा किरणों से, बी बीटा किरणों से, सी पराबैंगनी किरणों से, डी गामा किरणों से। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से पूछा जा रहा है कि ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है, किस प्रकार से करता है? तो चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा सी पराबैंगनी किरणों से। देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है ओजोन यानी कि O3
एक गैस है। यह समुद्र की सतह से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यह क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच पाई जाती है। यह ओजोन परत समूचे पर्यावरण की रक्षक है, क्योंकि यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को 280.320 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य तक को प्रभावी ढंग से रोकती है। इन किरणों के कारण तंतुओं या त्वचा कैंसर का खतरा रहता है। यदि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में ओजोन परत न हो तो सीधे पराबैंगनी किरणें मनुष्य के शरीर पर पड़ेंगी और त्वचा कैंसर होने का सर्वाधिक खतरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किसके ऊपरी क्षेत्र में अवस्थित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ट्रोपोस्फेयर, बी स्ट्रेटोस्फेयर, सी मैग्नेटोस्फेयर, डी मेसोस्फेयर। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि ओजोन परत किसके ऊपर पाई जा रही है, तो ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर के ऊपरी क्षेत्र में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है, जो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होता है। अतः प्रश्न के अनुसार विकल्प ए हमारा सही है। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर सूर्य तारों के किस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है? क्या जाना जाता है? ए लाल दैत्य, बी छोटा या पीला बौना, सी सुपरनोवा, डी पल्सर। तो इन चारों ऑप्शनों में से सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी छोटा या पीला बौना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है छोटा या पीला बौना तारे की तीसरी अवस्था है। इस अवस्था में तारे में मौजूद हाइड्रोजन गैस का हीलियम गैस के रूप में संलयन प्रारंभ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य होता है? ए रिएक्टर शक्ति स्तर में परिवर्तित करना, बी न्यूट्रॉनों के लोड को कम करना, सी रिएक्टर की विखंडन अभिक्रिया के ताप को बाहर निकालना, डी सभी। तो इन चारों ऑप्शनों में से हमको बताना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य होता है। क्या कार्य होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी न्यूट्रॉनों के लोड को कम करना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य न्यूट्रॉनों की गति कम करके उसके लोड को कम करना होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, छिद्र कार्य करता है परमाणु जैसा? ए ऋणात्मक आवेश, बी धनात्मक आवेश, सी क्रिस्टल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि छिद्र कार्य करता है परमाणु जैसा। तो किस परमाणु जैसा कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी धनात्मक आवेश, परमाणु जैसा यानी कि धनात्मक आवेश। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। दिया है सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। तो सूर्य में कैसा ईंधन है नाभिकीय ईंधन? ए हीलियम, बी यूरेनियम, सी हाइड्रोजन, डी अल्फा। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो हो जाएगा सही उत्तर हमारा सी हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को।
सूर्य में नाभिकीय ईंधन के रूप में हाइड्रोजन अधिक मात्रा में उपस्थित है, जो नाभिकीय संलयन के परिणामस्वरूप अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। सूर्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत लगभग 71% सर्वाधिक होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कैथोड द्रव्य उच्चतम उत्सर्जन दक्षता प्रदान करता है? ए ऑक्साइड विलेपित, बी टंगस्टन, सी थोरियम युक्त, डी जेनर। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा ए ऑक्साइड विलेपित। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो E बराबर mc² सूत्र का जिसने प्रतिपादन किया था वह थे, इन चारों ऑप्शन में से हमको देखना है, ए मैक्स प्लांक, बी आइंस्टीन, सी न्यूटन, डी हर्ट्ज। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी आइंस्टीन ने E बराबर mc² का फार्मूला दिया था, mc²। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है E बराबर mc² द्रव्यमान की ऊर्जा में रूपांतरण का सूत्र है। इसका प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था। इसे आपेक्षिकता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। इसके अनुसार द्रव्यमान व ऊर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है। तो कौन सा तत्व हो जाएंगे? ए कैडमियम, बी जस्ता, सी यूरेनियम, डी सीसा। तो इन चारों ऑप्शनों में से नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को शोषित करने वाला तत्व जो है वह हो जाएगा ए कैडमियम। अगला प्रश्न देखते हैं या इसकी व्याख्या को देखेंगे। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाला तत्व कैडमियम है, जिसके उपयोग से रिएक्टर की गति धीमी या बंद की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर है, औसत रूप में 235 यूरेनियम 92 के एक विखंडन में कितने न्यूट्रॉनों को उत्सर्जन होता है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए 2, बी 2.5, सी 3, डी 1। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा सी 3। देखते हैं इसकी व्याख्या को। 235 यूरेनियम 92 के एक विखंडन में 3 न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। फिर प्रत्येक न्यूट्रॉन 3 अन्य न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन करता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। नियतांक छड़ों की सहायता से 3 नए न्यूट्रॉनों में से 2 अवशोषित कर लिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है, हम आपको एक पेज पर बताते हैं। जैसे कि एक न्यूट्रॉन यहाँ से निकला और विखंडन होने पर इसमें से 3 न्यूट्रॉन विखंडित हुए और इनके बाद में इनमें से 3 न्यूट्रॉन विखंडित हुए और फिर इनके बाद में यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन विखंडित होने लगे। तो इस प्रकार इसमें से 3 जब निकलेंगे तो यह चैन बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो मंदक के रूप में जब कार्य होता है, तो जैसे कि यह यहाँ से 3 निकले और उसके बाद में यूँ 3 जब निकलेंगे यहाँ पर, तो इसमें से 2 मंदक के रूप में छड़ से 2 अवशोषित कर लिए जाएंगे। यानी कि यह अवशोषित कर लिया गया, यह कर लिया गया। इनमें से यह और यह और यह, तो बचे हमारा, जब 3 होंगे 3 में से 2 अवशोषित कर लिए जाएंगे तो सिर्फ एक बचेगा। यहाँ से एक स्टार्ट होगा, फिर से 2 निकलेंगे, उनको हम फिर से अवशोषित कर लेंगे। तो इस प्रकार यह अवशोषित होते चले जाएंगे और प्रक्रिया ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह समझ में आया होगा।
और बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? ए जीमोन प्रभाव, बी डॉपलर प्रभाव, सी डी ब्रॉगली प्रमेय, डी ऊष्मागतिकी के सिद्धांत। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी डॉपलर प्रभाव। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो आप लगा सकते हैं डॉपलर प्रभाव, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। व्याख्या में दिया गया है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव के अनुसार आकाशगंगाएं लगातार दूर भाग रही हैं और विश्व का लगातार विस्तार हो रहा है। आगे बढ़ें और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? ए एक्सरे, बी गामा रे, सी बीटा रे, डी सभी। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा बी गामा रे। कोबाल्ट 60 से गामा रे किरणें निकलती हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या को। कोबाल्ट 60 से गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। इसका प्रयोग कैंसर को ठीक करने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर हम ग्रुप डी ऑफलाइन परीक्षा 2003 से 2014 तक तथ्यात्मक प्रारूप, जो तथ्य के रूप प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला तथ्य यहाँ पर दिया गया है, चुंबकीय कंपास हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। स्थान परिवर्तन के साथ ही इसकी सटीकता बदलती है तथा चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? चुंबकीय कंपास का। अगला पॉइंट है, 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की जरूरत होती है या आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तो यह भारी हो जाएगा। अगला पॉइंट, लवण जल विद्युत का बेहतर सुचालक है। शुद्ध जल जिसे कहते हैं वह विद्युत का कुचालक है। अगला पॉइंट है, एल्युमिनियम की चालकता के कारण इसका उपयोग उच्च वोल्टता संचारण में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट हैं, लवण जल यहाँ पर हमने ये 2 पॉइंट पढ़ लिए हैं। अगला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा, सुपर कंडक्टर की चालकता अनंत होती है। अगला पॉइंट, चुंबक से विकर्षित होने वाली वस्तुओं को डायमैग्नेट कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। अगला पॉइंट दिया गया है, राडार में रेडियो तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है। अगला पॉइंट, अर्धचालक में होल्स भारित आवेश होता है। अगला पॉइंट है, मोह यानी कि MHOS में विद्युत चालकत्व को मापा जाता है। अगला पॉइंट, सीमेंस चालकता का मात्रक है। इसके अतिरिक्त मोह सेंटीमीटर भी विद्युत चालकता का मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, जब धातु का तापमान बढ़ता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट देखते हैं, एक अचिह्नित नाल चुंबक के ध्रुवों को चुंबकीय कंपास द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। किसके द्वारा? चुंबकीय कंपास द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं, विद्युत और चुंबकत्व का गहरा संबंध है। इसका पता सर्वप्रथम मैक्सवेल ने लगाया था।
आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है विद्युत लैंप के फिलामेंट में उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक होता है। अगला पॉइंट, दो तार एक ही वस्तु और लंबाई के हैं और एक ही त्रिज्या दूसरी की दोगुनी है तो उनके प्रतिरोध का अनुपात 1:4 होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है बिजली के एक चालक में इलेक्ट्रॉन बिंदु ए से बिंदु बी की ओर बढ़ते हैं तो विद्युत धारा की दिशा बी से ए की ओर होगी। अगला पॉइंट, एक चुंबकीय कंपास को उत्तरी ध्रुव पर ले जाया जाए तो यह उत्तर दिशा की ओर इंगित करेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, तांबे के एक छल्ले पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा यदि छल्ले को एक शक्तिशाली चुंबक के नज़दीक लाया जाए। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है स्थायी चुंबक यानी कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए निकेल का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, विद्युत क्षेत्र में एसी और डीसी का तात्पर्य यानी कि अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है एनरिको फर्मी ने नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अपक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की। अगला पॉइंट, रेडियोधर्मी तत्व से प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। रेडियोधर्मी तत्वों से उत्सर्जित होने वाले अल्फा कण वास्तव में हीलियम नाभिक ही हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, गामा किरणों को वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है यानी कि गामा किरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है अल्फा और बीटा से, यानी कि एक्स किरणें। चलो छोड़ो, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के पॉइंट को। सौर ऊर्जा भारी तत्वों के संश्लेषण के दौरान प्रोटॉन के संलयन के कारण होती है। अगला पॉइंट, बेरिलियम मील आहार नाल पेंट एवं छोटी आंत में अनियमितताओं की जांच की एक प्रविधि है जिसमें एक्स किरण चित्रण का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी इकाई में माप सकते हैं। अगला पॉइंट है सूर्य के प्रकाश का 1/3 भाग इंफ्रारेड रेंज होता है। अगला पॉइंट, सौर ऊर्जा का इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव सिलिकॉन और जर्मेनियम पर अधिक होता है इसलिए सोलर सेल सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। दिया है अगला पॉइंट, हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बनाया जाता है। अगला पॉइंट, न्यूट्रॉन बम की मुख्य विशेषता है कि जब इसे किसी शहर पर गिराया जाए तो इससे सजीवों प्राणियों को क्षति पहुंचेगी मगर भवनों को नहीं। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर अधिकांश व्यावसायिक नाभिकीय संयंत्रों का शीतलन यानी कि सोडियम द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, भूतापीय ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका या यूएसए में होता है। तो यहाँ पर आज के सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। जो 35 प्रश्न हमने एमसीक्यू के माध्यम से देखे और बाकी के प्रश्न हमने तथ्यात्मक रूप से देखे हैं। तो यहाँ पर
आप सभी लोगों को यह क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अभी तक जिसने भी पिछले क्लासों को नहीं देखा है तो वह चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, यूपी स्पेशल की और भी क्लासें प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।